हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत आवेश। वैद्युतिकी का मतलब है वैद्युत आवेश, यानी जब वैद्युत आवेश स्थिर रहेगा हम उसे किसमें पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतिकी में। हम लोगों की बुक एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट दो चैप्टर हैं, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र तथा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों ही चैप्टर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट हैं। इन दोनों को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि स्थिर वैद्युत क्या है। या सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश से, क्योंकि हम इस बुक में अपनी फर्स्ट बुक में सिर्फ आवेश वगैरह के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आवेश को समझते हैं कि आवेश क्या है। आज के लेक्चर में हम आवेशों के मूल आवेश, आवेशों के मूल गुण तथा उनको आवेशों को आवेशित करने के प्रकार देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ की वह विशेषता है जिस कारण वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ पर बल लगाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि नॉर्मली बेस को फोर्स को बेस रख के बनाई गई है कि आवेश किसी पदार्थ की वह विशेषता है जिस कारण वह किसी अन्य आवेशित पदार्थ पर बल लगाता है। यह आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेशित कण हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में कोई ना कोई बल लगाते हैं। और इसी बल, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि दो आवेश एक दूसरे में बल लगाते हैं, उसी को यही आवेशों का मुख्य गुण है। पहले मैं इसे लिखता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण वह किसी अन्य आवेशित कण पर बल लगाता है। तो आवेश किसी आवेशित कण पर बल लगाता है, या मैं इसे लिख सकता हूं, पदार्थ लिख देता हूं। आवेशित पदार्थ किसी आवेशित पदार्थ पर बल लगाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि कोई बल लगाते हैं। तो ये वही बल है कि आवेश दूसरे आवेशित कण पर बल लगाता है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यह किसी पदार्थ का गुण है। यह किसी पदार्थ का गुण है, इसका मतलब क्या है कि आवेश किसी पदार्थ के ऊपर ही रह सकता है, आवेश स्वतंत्र नहीं रह सकता। आवेश को रहने के लिए हमेशा किसी न किसी पदार्थ अथवा ये कह सकते हैं द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो अगर कोई वस्तु आवेशित है, अगर कोई वस्तु आवेशित है उसका मास जरूर होगा। आगे हम इसे देखते हैं। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार में आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसे तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश।
ऋण। दो प्रकार के आवेश हैं हमारे, धन आवेश तथा ऋण आवेश। चलिए अभी हम वैद्युत आवेश पर थोड़ा सा फिर से लौटते हैं। वैद्युत आवेश में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा होगा, भौतिक जगत, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 4 प्रकार के मूल बल हैं। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा बल है दुर्बल नाभिकीय बल। तो जो दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, ये वही वाला बल है। आवेश आपस में कौन सा बल लगाएंगे? विद्युत चुंबकीय बल। हम इस बुक में इसी बल के बारे में पढ़ेंगे कि आवेशों के बीच बल कैसा लगता है, किस परिमाण का लगता है, किस दिशा में लगता है। तो इस बुक में सिर्फ आवेश ही आवेश हम पढ़ेंगे, आवेश के कारण लगने वाले बलों को पढ़ेंगे। अपने फर्स्ट 2 चैप्टर जो स्थिर वैद्युत के हैं उसमें हम आवेश को स्थिर मानेंगे। इसके बाद जो आगे चैप्टर हैं उसमें गतिमान आवेश एक चैप्टर है, 4th चैप्टर, जिसका नाम ही गतिमान आवेश है। उसमें हम आवेश गति करता हुआ मानेंगे और उसकी वजह से कैसा बल लगेगा उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी पर ही रहते हैं और आगे पढ़ते हैं आवेशों के बारे में। तो आवेशों के प्रकार क्या है? धन आवेश तथा ऋण आवेश। अब हम देखते हैं आवेशों के मूल गुण। आवेशों के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक्चुअल में मैं वैसे हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रहा हूं, पर जब अभी 12th तक तो आपका हिंदी मीडियम ठीक है, पर अब जब आप 12th से ऊपर हायर स्टडी करेंगे, चाहे बीएससी करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस समय आपको इन सब नामों की जरूरत इंग्लिश में पड़ेगी, क्योंकि वो सारी हायर स्टडी में आपको जितने भी नाम आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे। बीएससी आप करते हैं तो कुछ जगह से हिंदी में भी मिलती है, पर मेनली आपको थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी हिंदी लिख रहा हूँ, मैन नेम होंगे, उनको इंग्लिश में लिखने की कोशिश आपके सामने ही कोशिश करूंगा। चलिए आगे। पहला गुण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या है? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब है कि दोनों एक समान हो, दोनों धन हो या दोनों ऋण हो, और विजातीय का मतलब है कि एक धन हो और एक ऋण हो। तो अगर सजातीय यानी कि दोनों आवेश समान हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और अगर वो एक अलग अलग हैं, विजातीय हैं, तो वो कैसा करेंगे? आकर्षित। वैसे भी आप 9 से ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर दोनों सेम हैं तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित, क्योंकि वो विजातीय है। तो इस चीज को लिख देता हूं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रॉपर्टी में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल है। समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे और अलग अलग होंगे तो आपस में आकर्षित करेंगे। दूसरा,
का योग या योज्यता, आवेशों को जोड़ना, यानी कि आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आवेश क्या है, एक अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती, इसलिए इसको सिंपल बीजगणितीय जोड़ देंगे तो हमें किसी निकाय का कुल आवेश मिल जाएगा। पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं, चलिए दोनों चीज लिख देता हूं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश, यह एक अदिश स्केलर भौतिक, यह एक स्केलर भौतिक राशि है या अदिश है। तो आवेशों का योज्यता क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, अतः सभी आवेशों के, सभी आवेशों का साधारण बीजगणितीय, बीज साधारण बीजगणितीय योग किसी निकाय का कुल, अथवा इसे लिख देता हूं मैं नेट, कुल अथवा नेट आवेश देता है। यानी कि आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इनका सिंपल साधारण बीजगणितीय योग हमें किसी निकाय का कुल आवेश दे देगा। एक बात याद रखिएगा कि अपनी क्लास 12 में भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, अदिश और सदिश। टेंसर राशि अभी हमने 12th में हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी एनसीईआरटी में टेंसर के बारे में नहीं है, तो आप 12th में बस याद रखेंगे दो ही तरीके की भौतिक राशियां हो सकती हैं, अदिश या सदिश। तो अगर अदिश दिया जाए तो उन, ये सिर्फ चार्जेस के लिए नहीं, हर किसी के लिए वैलिड रहेगी ये बात कि अगर कई आवेश दे रखे हैं या कोई भी अदिश राशियां दे रखी हैं तो उनको सिंपल बीजगणितीय योग कर देते हैं, और अगर सदिश राशि है, अगर सदिश राशि है तो उनको सदिश तरीके से ही जोड़ सकते हैं। जैसा आपने सदिश राशियों के योग के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा है उस विधि से। तो सदिश के समय हम सदिश पढ़ेंगे, अभी हम इसको देखते हैं कि बीजगणितीय योग क्या है। देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। माना एग्जांपल है, किसी निकाय के आवेश निम्न है। मान लिया किसको निकाय है जिसका आवेश क्या दे रखे हैं, Q1 बराबर +1 कूलम, Q2 बराबर +2 कूलम, Q3 बराबर -3 कूलम, Q4 बराबर +4 कूलम, Q5 बराबर मान लिया मैंने 5 कूलम। मान लीजिए कोई निकाय है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम जिसमें कई सारे आवेश हों। तो अगर इसमें 5 आवेश दे रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, अगर इसका कुल आवेश बताना हो, इस निकाय का मुझे कुल आवेश निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, कुल अथवा कहेंगे नेट आवेश, नेट वर्ड यूज कीजिएगा, कुल आवेश। कुल आवेश की बात करें, अगर मैं इसे कैपिटल Q से डिनोट करता हूं तो कुल आवेश क्या होगा, Q1
प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है, Q1 है हमारा +1, Q2 +2, Q3 -3, Q4 +4 और Q5 प्लस माइनस इसमें याद रखनी है। तो इनको अगर करते हैं तो +1, 3 और 4 +7 और -1 बराबर कितना आ गया, -1 कूलम। तो इस निकाय का नेट आवेश कितना होगा, -1 कूलम। बात याद रखिएगा, बीजगणित के योग का मतलब है सिंपल उनको जोड़ देना। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास 5 मास दे रखे हैं, द्रव्यमान दे रखे 5, एक 1 केजी का, दूसरा 2 केजी का, तीसरा 3 केजी का, चौथा 4 केजी का, पांचवा 5 केजी का। तो आप द्रव्यमान के बारे में जानते हैं कि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो नहीं सकते। तो हम सबको जोड़ देंगे, यानी सबको जोड़ें तो 5, 4, 9, 12, 14, 15, 15 किलोग्राम। उस निकाय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 15। पर यहाँ जब आवेश की बात आ रही है तो आवेश को याद रखिएगा, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक को साइन को भी लेना है, क्योंकि धनावेश ऋणावेश को क्या कर देता है, उदासीन है। तो इन चीजों को याद रखते हुए आपको पढ़ना है। जैसे ये निकाय दिया था, इस निकाय में कई आवेश +1 -1 से बड़े हैं, ये +1 है, ये +2 है, ये +4 है, पर उसके बावजूद भी पूरे निकाय का नेट आवेश कैसा आया, -1 कम। तो इसमें प्लस माइनस कंसीडर करना। चलिए इसको मैं और बता देता हूँ। मैं आपने परमाणु के बारे में पढ़ा हुआ है। परमाणु में क्या होता है, परमाणु को हम नॉर्मली कहते हैं उदासीन है। उदासीन का मतलब है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नंबर ही नेगेटिव चार्ज, उसमें समान धनावेश होता है और समान ही ऋणावेश होता है। या ये कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो वहां धन आवेश और ऋण आवेश अगर प्लस माइनस करके उनको जोड़ें तो उन पर नेट आवेश कैसा माना जाता है, 0। उन पर नेट आवेश कैसा माना जाता है, 0। इसलिए उनको कहा जाता है उदासीन। तो आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए, जिस वस्तु का नेट आवेश 0 होगा उसे हम कहते हैं उदासीन। जिस वस्तु का नेट आवेश क्या होगा, 0, उसे कहेंगे धनात्मक उदासीन। उदासीन का मतलब ये नहीं है कि उसमें आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब बस ये है कि नेट आवेश 0 है, आवेश तो उसमें रहेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे पर समान संख्या में रहेंगे, और उसे हम जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कह देते हैं उदासीन। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। पहले इन 2 प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, नॉर्मल है ये है, और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। वैसे मैं वीडियो के साथ में अपने नोट्स भी अटैच कर रहा हूँ। मैं कोई और लिंक नहीं रख रहा हूँ कि जहाँ से आपको डाउनलोड करने पड़े। आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको प्रिंट ले सकते हैं। वैसे मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथ से लिखें। मैं सारे के सारे नोट्स लिखाऊंगा बोर्ड पर, और जो थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे जिसे लिखना पॉसिबल नहीं होगा उसे आप नोट्स ले सकते हैं उस समय, वो मेरे साथ अटैच होंगे वीडियो में। पर कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें खुद ही अपने हाथ से लिखें और अपनी कॉपी बनाएं, क्योंकि मैं सारे जितने भी वीडियोस बनाऊंगा, जितने भी लेक्चर दूंगा, सबको मैं ब्लैक बोर्ड पर डिटेल में लिखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि नोट्स बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप लेक्चर को समझ सकते हैं पर इन बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप इन चीजों को एस्केप कर देते हो, याद नहीं रहता है, या ये कंटेंट एक जगह पर नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम टाइम पर इसको आपको एक जगह पर कंटेंट चाहिए होगा रिवीजन के लिए। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इन सबको आप अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखें। मैं एक भी लेक्चर एस्केप नहीं करूंगा, कोई भी टॉपिक एस्केप नहीं करूंगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं।